नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा के अंतर्गत जो इसकी उपभाषाएं या बोलियां हैं और जिनको हम हिंदी भाषा के अंतर्गत दो खंडों में विभाजित कर देते हैं, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी दोनों की कई बोलियां हैं। तो आइए आज हम अध्ययन करते हैं पूर्वी हिंदी की बोलियां। तो आइए हम सब लोग देखते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बोलियां। हमारे देश में कहावत है कि कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बदले बानी, अर्थात चार कोस के बाद वाणी में कोई ना कोई परिवर्तन आ जाता है और प्रत्येक एक कोस के पश्चात पानी में कोई ना कोई या जल में परिवर्तन आ जाता है। तो हिंदी भाषा को मुख्य रूप से हम दो खंडों में विभाजित कर देते हैं, पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं उनका संदर्भ यहाँ देते हुए आज हम अध्ययन करते हैं। तो पूर्वी हिंदी की महत्वपूर्ण जो पहली बोली आती है वो आती है अवधी। पहली बोली जो आती है वो आती है अवधी, और अवधी जो है वो अवध शब्द से विकसित हुई है, अवध शब्द से, और इसे अयोध्या से भी विकसित या परिचित माना जाता है। और अयोध्या का प्राचीन नाम कौशल या कौशल मिलता है। तो अवधी जो है वो अवध क्षेत्र की भाषा है और अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश में लखनऊ और फैजाबाद, अयोध्या और इलाहाबाद संभाग जिसे हम कहते हैं के क्षेत्र की जो बोली है उसे हम अवधी के नाम से जानते हैं। अगर इसको हम देखें तो कह सकते हैं लखनऊ, अयोध्या, जिसे पहले फैजाबाद संभाग के नाम से जाना जाता था, और इलाहाबाद संभाग में मुख्यतः ये बोली जो है वो बोली जाती है। वर्तमान समय में इस बोली को बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 3 करोड़ मानी जाती है। अर्थात अवधी भाषा का प्रयोग बोलचाल में लगभग वर्तमान समय में 3 करोड़ लोग करते हैं और ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ, अयोध्या और इलाहाबाद संभाग में प्रमुख रूप से बोली जाती है। और अगर साहित्य के दृष्टिकोण से बात की जाए तो अवधी भाषा एक बहुत ही समुन्नत भाषा है और प्राचीन काल से लेकर या मध्य काल से, प्राचीन काल में तो हिंदी भाषा थी नहीं, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो हिंदी भाषा में मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक प्रचुर मात्रा में साहित्य पाया जाता है। और अवधी भाषा के जो पहले कवि हैं उन्हें मुल्ला दाऊद कहा जाता है और इन्होंने 1370 में चंदायन नाम का ग्रंथ लिखा था। तो मुल्ला दाऊद जो है वो अवधी भाषा के पहले कवि माने जाते हैं। 1370 में इन्होंने चंदायन लिखा था। इसके पश्चात हम सब लोग जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायफी हैं, जिनका नाम हम सब लोगों ने बहुत सुना है और इनके बारे में पढ़ा भी है। मलिक मोहम्मद जायफी, जिनका पद्मावत ग्रंथ जो है अखरावत और आखिरी कलाम बहुत प्रसिद्ध है, तो पद्मावत जो है वो ग्रंथ इन्होंने लिखा है। इसके अलावा मंझन है, ये लोग जो हैं मंझन, मलिक मोहम्मद जायफी, मुल्ला दाऊद, ये जो कवि हैं इन्होंने ठेठ अवधी का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया है। और ये कवि जो है ये सूफी संत या सूफी काव्य परंपरा का इन्होंने प्रयोग किया है। तो कहा जा सकता है कि अवधी भाषा के अंतर्गत सूफी काव्य परंपरा के कवियों ने जिस भाषा का या बोली का उपयोग किया है वो ठेठ अवधी है। और आगे चल करके अवधी को उसके चरम तक पहुंचा देने का कार्य कहा जा सकता है हिंदी साहित्य के महाकवि
गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास, जिनको कहा जा सकता है हिंदी साहित्य के सिरमौर कवि हैं, और इनके द्वारा जिस अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है वो संस्कृत निष्ठ है और परिष्कृत है, परिष्कृत और कह सकते हैं परिमार्जित स्वरूप इन्होंने एक तरह से अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तो कहा जा सकता है कि अवधी भाषा जो है उसमें प्रचुर मात्रा में लोक साहित्य भी मिलता है, साहित्य भी मिलता है, और मध्यकाल में हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग जो जिस काल के नाम को संबोधित किया जाता है उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा के प्रयोग के द्वारा अपने साहित्य को या हिंदी साहित्य की बहुत सेवा की है। और कहा जा सकता है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो रचित काव्य है या साहित्य है वो हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, और वो हिंदी साहित्य के सिरमौर कवि है। या कहा जा सकता है कि अवधी भाषा का उपयोग करते हुए उन्होंने संस्कृत निष्ठ परिमार्जित अवधी भाषा का प्रयोग किया है, और उस अवधी भाषा को साहित्य में एक प्रमुख स्थान दिलाने का कार्य गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। तो हम देखते हैं कि अवधी भाषा का प्रयोग जो है वो लोक साहित्य भी मिलता है, साहित्य भी मिलता है, महाकाव्यों की रचना हुई है, चाहे मलिक मोहम्मद जायकी हो और चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हो। इन लोगों ने अवधी भाषा का उपयोग करते हुए हिंदी साहित्य को समृद्ध करने का बहुत श्रेष्ठ या पुनीत कार्य किया है, और महाकाव्यों की रचना जो है वो अवधी साहित्य में की गई है। इसके अतिरिक्त अवधी भाषा के बारे में एक जानकारी और प्राप्त कर लेना यहाँ पर उचित होगा कि इसकी एक उपबोली या उपभाषा जो है वो बैसवाड़ी है। उपभाषा बैसवाड़ी जो अवधी से मिलती है, और ये रायबरेली जिले के बैसवाड़ा स्थान पे प्रसिद्ध है और उसके आसपास बोली जाती है। तो सभी के लिए एक जानकारी कि अवधी भाषा की एक उपबोली भी है जिसे बैसवाड़ी कहा जाता है, और ये बैसवाड़ी रायबरेली जिले के बैसवाड़ा नामक स्थान के आसपास बोली जाती है। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, अवधी भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या वर्तमान समय में लगभग 3 करोड़ लोगों के द्वारा अवधी भाषा का दैनिक जीवन में बोलने में उपयोग किया जाता है। और इसके पश्चात जो पूर्वी हिंदी की दूसरी बोली या उपभाषा है जिसे बघेली कहा जाता है, बघेली। और ये जो बघेली भाषा है ये अवधी की दक्षिणी शाखा है, दक्षिणी शाखा है, और जिसको बघेल खंड कहा जाता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक संयुक्त भाग था जिसे बघेल खंड बघेल राजाओं के द्वारा इसके बारे में पाया जाता है। तो ये अवधी की दक्षिणी शाखा है बघेल खंड, और मध्य प्रदेश का जो रीवा जनपद है ये बघेल खंड की राजधानी था, या बघेल राजपूत राजाओं या शासकों की राजधानी था। तो वहां पर बोली जाने वाली ये इलाहाबाद के दक्षिण में और रीवा के आसपास इसका क्षेत्र है, और बघेली बोली जो है एक प्रकार से ये अवधी की दक्षिणी शाखा है, और इसके बारे में ललित साहित्य नहीं मिलता है, कोई ललित साहित्य नहीं प्राप्त होता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथ जो है वो प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कुछ दान पत्र आदि में भी बघेली भाषा का उपयोग जो है वो हमको देखने को मिलता है। और ये जो भाषा है वो अवधी की दक्षिणी शाखा मानी जाती है, और मध्य प्रदेश का जो रीवा क्षेत्र है या जनपद है वहां पर बघेल खंड की राजधानी थी, तो उसके आसपास बोली जाने वाली हिंदी जो है वो बघेली के नाम से जानी जाती है। इस बोली में ललित साहित्य नहीं मिलता है, लेकिन धार्मिक काव्य या साहित्य मिलता है, दान पत्रों का उल्लेख मिलता है, और वर्तमान समय में लगभग 1 करोड़ लोगों के द्वारा ये बोली जो है वो बोली जाती है।
तो जिसको हम बघेली के नाम से जानते हैं। और तीसरी बोली जो है वो पूर्वी हिंदी की है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी के बारे में हम सब लोग जानते हैं। सामान्यतया आज का जो छत्तीसगढ़ है उसके क्षेत्र में बोली जाने वाली जो हिंदी की उपबोली है उसे हम छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में ये माना जाता है कि छत्तीसगढ़ का जो नाम है यहाँ पर छत्तीसगढ़ थे। गढ़ का मतलब राजाओं के शासन स्थल या उनका किला, तो उन छत्तीसगढ़ों के स्थान पर छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख मिलता है। और एक कहावत ये भी मानी जाती है कि चेदी राजाओं की राजधानी होने के कारण इसे प्राचीन काल में चेदीसगढ़ कहा जाता था, जिसका बिगड़ा हुआ रूप जो है वो छत्तीसगढ़ के रूप में देखा जाता है या उसको माना जाता है। और कहा जाता है कि ये जो छत्तीसगढ़ी है ये बोलचाल की तो भाषा है, बोलने में इसका उपयोग किया जा रहा है और लगभग 1.25 करोड़ लोगों के द्वारा वर्तमान समय में ये बोली बोली जाती है। और ये बोली जो है इसमें साहित्य का उल्लेख जो है वो नहीं प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ी जो बोली है इसके अंतर्गत साहित्य नहीं मिलता है, लेकिन ये बोली लोगों के दैनिक जीवन में है और लोग इसका बोलने में प्रचुर मात्रा में उपयोग करते हैं और लगभग ये 1.25 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है। और वर्तमान जो छत्तीसगढ़ है उसकी सीमा जो से आगे बढ़कर के उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में भी ये छत्तीसगढ़ी बोली जो है, जो पूर्वी हिंदी की एक शाखा है, ये बोली जाती है। तो इस प्रकार से हम सब लोगों ने देखा कि पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके आगे हम देखते हैं थोड़ा सा ये मार्कर बोर्ड के लिए पे जगह बनानी पड़ेगी। और इसके बाद जो अगली बोली आती है पूर्वी हिंदी की वो है भोजपुरी। आइए हम सब लोग अब देखते हैं भोजपुरी के बारे में। नंबर 4 पे आती है भोजपुरी। भोजपुरी जो है ये भोजपुर नामक स्थान जो कि बिहार राज्य के आरा जिले में पड़ता है और माना जाता है कि राजा भोज जो थे, राजा भोज उनके वंशजों द्वारा यहाँ पर शासन किया गया था और भोजपुर की स्थापना की गई थी। तो जिसके कारण इस बोली का नाम जो है वो भोजपुरी पड़ा। और भोजपुरी के बारे में कहा जा सकता है कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश अर्थात बनारस, बलिया, गाजीपुर आदि जिलों में और बिहार के पश्चिमी जिलों में, ध्यान देने वाली बात यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले और पश्चिमी बिहार के जिलों में ये बोली जो है वो बोली जाती है भोजपुरी। और भोजपुरी के बारे में एक बात कही जा सकती है कि ये हिंदी भाषा की सबसे ज्यादा संगीतात्मक भाषा है और ये बड़ी मधुर भाषा है, बड़ी लययुक्त भाषा है, जिसके कारण ये बोलने में बड़ी मधुर और बड़ी प्रिय या कर्णप्रिय लगती है। और आपको जानकर ताजुब होगा कि हिंदी भाषा की जितनी भी बोलियां हैं, चाहे वो पूर्वी हिंदी की हो, आगे हम पश्चिमी हिंदी की बोलियां या उपभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, उन भाषाओं में सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वो भोजपुरी ही है। और भोजपुरी जो है ये सबसे अधिक बोलने में इसका उपयोग होने का प्रमुख कारण है कि ये बड़ी संगीतात्मक भाषा है, बड़ी मधुर भाषा है, लययुक्त भाषा है और बड़ी संगीतात्मकता, लययुक्त और मधुर होने के कारण लगभग 4 करोड़ लोगों के द्वारा ये भाषा बोली जाती है। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि इस भोजपुरी भाषा का उपयोग फिजी, ध्यान देने वाली बात है, फिजी, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना जैसे देशों में भी, यद्यपि ये छोटे छोटे देश हैं, लेकिन भारत के बाहर भी
सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना जैसे देशों में किया जाता है। इसका कारण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में भारतवर्ष से जो मजदूर बाहर चाय और गन्ने की खेती करने के लिए ले जाए गए थे और इन द्वीप समूहों में या छोटे छोटे द्वीपों में उनको बसाया गया था, तो वो बिहार क्षेत्र से गए थे, तो उनकी मातृभाषा जो थी वो भोजपुरी थी। तो भोजपुरी भाषा का प्रचार और प्रसार वहां पर भी हुआ और इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदी भाषा की उपबोली भोजपुरी जो है वो एक तरह से अंतरराष्ट्रीय बोली भी कुछ अर्थों में कही जा सकती है, क्योंकि इसे भोजपुरी भाषा को न केवल भारत में वरन विश्व के कुछ छोटे छोटे देशों जैसे फिजी, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना आदि देशों में भी, इंडोनेशिया इत्यादि देशों में भी बोलने वाले लोग मिलते हैं। और सबसे अधिक हिंदी भाषा की जिस उपबोली का उपयोग बोलने में दैनिक बोलचाल में किया जाता है वो है भोजपुरी और 4 करोड़ लोग लगभग इसको बोलते हैं। और भोजपुरी सिनेमा में सिनेमा संसार भी है और इसके गीत जो हैं वो बड़े जनप्रिय होते हैं और कहा जाता है कि संगीत जो है वो इतना मधुर होता है कि वो क्षेत्र की परंपराओं को तोड़ देता है। तो भोजपुरी गीत पूरे भारतवर्ष में कहीं कहीं सुने जाते हैं, यद्यपि वर्तमान भोजपुरी सिनेमा और जो गीत है उसपे अश्लीलत्व का दोष लगाया जाता है और वो वास्तविक भी है। अगर भोजपुरी सिनेमा और संगीत जो है वो अपने को अश्लीलता से बचाने का उपक्रम करे या प्रयत्न करे तो भोजपुरी साहित्य जो है वो ज्यादा कह सकते हैं प्रौढ़ और परिमार्जित हो सकता है। और भोजपुरी के बारे में कहा जा सकता है एक भिखारी ठाकुर नाम के कवि हुए हैं, नाटककार भी हुए हैं और इनके द्वारा लिखे गए गीत जिसे विदेशिया कहा जाता है ये बड़े प्रसिद्ध हैं या इनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। और विदेशिया जो है एक तरह के विरह गीत है और ये गीत नायिकाओं के द्वारा तब गाए जाते हैं जब उनका पति जो है वो बाहर चला जाता है, तो उससे जो उत्पन्न होने वाली पीड़ा है, जो भाव है, उसे भिखारी ठाकुर ने अपने गीतों में, जिसे विदेशिया कहा जाता है, विरह गीतों का की रचना की है और ये बड़े लोकप्रिय हैं। और भोजपुरी जिन क्षेत्रों में बोली जाती है वहां पर बिहारी ठाकुर के आज भी जो विदेशिया गीत है ये लोगों के द्वारा गाए जाते हैं। और इसके पश्चात जो अगली बोली आती है हिंदी की, पूर्वी हिंदी की, उसे कहा जाता है मैथिली। मैथिली शब्द जो है वो मिथिला शब्द से बना है, मिथिला शब्द से। और हम जानते हैं मिथिला की राजधानी प्राचीन काल में जनकपुर थी, तो नेपाल का तराई क्षेत्र और ये जो भोजपुरी बोले जाने वाला क्षेत्र है इसका पूर्वी भोजपुरी का, ध्यान दीजिए, भोजपुरी का पूर्वी क्षेत्र और मगधी का उत्तरी क्षेत्र जो है वहां पर ये मिथिला या मैथिली बोली बोली जाती है। और मैथिली बोली के बारे में जब चर्चा होती है या मैथिली बोली का नाम लिया जाता है तो एक महाकवि जिनको कहा जाता है विद्यापति, और विद्यापति जी को मैथिली कोकिल कहा जाता है, मैथिली कोकिल कहा जाता है। और इनके द्वारा मैथिली बोली का उपयोग करते हुए जिस काव्य का गठन किया गया है या जिस काव्य का सृजन किया गया है वो हिंदी साहित्य का एक तरह से बहुत ही उन्नत स्वरूप है। और हिंदी भाषा के अंतर्गत जो बोलियां हैं उसमें ये जो मैथिली भाषा है इसमें प्राचीन नहीं मध्यकाल से ही हमको साहित्य मिलता है। और इस भाषा में लोक साहित्य जो है वो प्राचीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। और इसके अलावा साहित्य भी इस भाषा में या उपभाषा में हमको मिलता है। और ये मैथिली
भाषा जो है मिथिला शब्द से या जनकपुर से संबंधित है और प्राचीन काल में इसे कह सकते हैं कि ये वैशाली और अन्य जनपद जो थे, ध्यान देने वाली बात यह है वैशाली और अन्य जनपद का उल्लेख 16 महाजनपदों में मिलता है। तो वैशाली अन्य जनपद जो थे वहां पर आज मैथिली भाषा बोली जाती है और मैथिली भाषा को बोलने वाले लोग जो हैं वो लगभग 2 करोड़ हैं। कितने लोग हैं? लगभग 2 करोड़ लोगों के द्वारा मैथिली भाषा का उपयोग किया जाता है। और वर्तमान समय में बिहार का जो दरभंगा जिला है, दरभंगा जिला वो इसका केंद्र है। तो मैथिली भाषा का बिहार के दरभंगा और इसके आसपास के जिलों में इसको बोला जाता है या इस बोली का उपयोग किया जाता है। लगभग 2 करोड़ लोग बोलते हैं और ये मिथिला क्षेत्र के आसपास बोली जाती है। और प्राचीन काल में जो वैशाली और अन्य जनपद मिलते थे उनमें ये जो है प्रयोग की जाती है। और इसको हम कह सकते हैं कि विद्यापति जो कवि हुए हैं जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसमें बहुत ही उत्कृष्ट साहित्य की रचना की है। और इसके पश्चात एक बार पुनः मार्कर को थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। और इस प्रकार से हम सब लोगों ने अब तक पूर्वी हिंदी की 5 उपबोलियों का या बोलियों का अध्ययन कर लिया है। और अब जो पूर्वी हिंदी की अगली बोली है जिसे हम छठी बोली कह सकते हैं, जिसे मगही के नाम से जानते हैं। और मगही जो है ये मगध अपभ्रंश से मतलब इसका विकास हुआ है। अपभ्रंश से ये विकसित हुई है मगही भाषा जो है। और इसे हम कह सकते हैं कि ये भाषा जो है एक तरह से भोजपुरी की एक शाखा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो मगही भाषा है ये भोजपुरी की एक शाखा है। और ये जो है वर्तमान समय में पटना और गया जो क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। इसमें साहित्य या लोक साहित्य तो नहीं उपलब्ध होता है या नहीं प्राप्त होता है, लेकिन ये बोलने में प्रयोग में लाई जा रही है। और वर्तमान समय में लगभग 1.25 करोड़ लोगों के द्वारा 1.25 करोड़ लोगों के द्वारा इस बोली का उपयोग जो है वो किया जाता है, जिसे हम मगही कहते हैं। और ये मगही जो है ये भोजपुरी की एक शाखा है या भोजपुरी जो उपभाषा है हिंदी साहित्य की, उसी से ये मिलती जुलती है। और ये पटना और गया क्षेत्र में मुख्यतः बोली जाती है। और इसमें लोक साहित्य तो नहीं मिलता है, लेकिन बोलने वाले लोगों की संख्या इसमें पर्याप्त मात्रा में है और जो कि 1.25 करोड़ लोगों के द्वारा ये बोली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्वी हिंदी की 6 बोलियां हैं, जिनको हम क्रमशः अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली और मगही के नाम से जानते हैं। तो आज हम सब लोगों ने इन पूर्वी हिंदी की जो शाखाएं हैं या हम कह सकते हैं हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उनके बारे में हम सब लोगों ने अध्ययन किया। और पूर्वी हिंदी जो है उसमें हमें देखने को ये मिला कि प्रचुर मात्रा में इसकी जो 2 बोलियां हैं, विशेष करके 3 हम कह सकते हैं, उनमें साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अवधी भाषा और जिसके महाकवि गोस्वामी तुलसीदास, इसके अतिरिक्त मुल्ला दाऊद मंजन और मलिक मोहम्मद जायसी, और भोजपुरी में भिखारी ठाकुर के द्वारा विदेशिया गीत। और ये सबसे ज्यादा हिंदी की उपबोलियां जो बोली जाती हैं उनमें सबसे ज्यादा भोजपुरी बोलने वालों की संख्या है। और इसके पश्चात मैथिली जो है, मैथिली में विद्यापति ने साहित्य की अनुपम सेवा की है या हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट काव्य की रचना की है। और इसके अतिरिक्त बघेली जो है वो अवधी की दक्षिणी शाखा है। और इसी तरह से जो मगही है वो एक भोजपुरी की शाखा मानी जाती है। और इस तरह से 6
उपबोलियां या भाषाएं हैं पूर्वी हिंदी की, जिनके बारे में आज हम सब लोगों ने अध्ययन किया। इसी प्रकार हम सब लोग आगे भी अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।